अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पेशावर एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की जो कोशिश की गई है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि तैयारी के साथ लोग आए, लेकिन हमारे जवानों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। अब जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसमें 3 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। और एफसी की बरवक्त कार्रवाई से ये बड़ा सानहा जो है ये होने से टल गया है और सदर वज़ीर आज़म ने खराज तहसीन पेश किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, एफसी के जवानों को, जिनकी भरपूर और बरवक्त कार्रवाई से ये बहुत बड़ा सानहा होने से आज अल्लाह ताला ने इससे बचा लिया। अफ़गानिस्तान इस वक्त हम सब ये जानते हैं कि दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ है और जिस तरह से फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान मिलकर कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म की इंतहा पसंदाना दहशतगर्दाना कार्रवाई करें। ये भी आज उसी का नतीजा है और उसी में हमने इसमें फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे। अब ऑब्वियसली ये जिस स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हैं और जिस गठजोड़ के साथ आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो भी एक ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ इनका मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। आज जो बरवक्त कार्रवाई की गई, जवाबी कार्रवाई, जिसके नतीजे में ये जो बताया जा रहा है इब्तदाई रिपोर्ट्स में और उसके बाद भी हम ये देखते रहे हैं टीवी की स्क्रीन्स पर कि ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। बहुत बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर दहशतगर्द आए थे और जिस तैयारी के साथ आए थे, लेकिन जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उससे बचत हो गई। बहरहाल अब इस किस्म की कार्रवाइयों को किस तरह से रोका जा सकता है, क्योंकि दहशतगर्द जो हैं वो किसी तौर जो है वो चैन नहीं ले रहे और इस किस्म की मज़ीद कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखने का इंदिया भी दे रहे हैं, इस अज़्म का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से जिस तरह जो हिकमत अमली इख्तियार की गई है उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जिस तरह से बरवक्त कार्रवाई करके ऐसे दहशतगर्दों को मुँह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, तो यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल तो है। लेकिन इत्मीनान ये है कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त बरवक्त कार्रवाई करके इनको मुँह तोड़ जवाब दे रही हैं। बहरहाल इसी के साथ एक जुड़ी हुई चीज़ हमारे सामने ये भी मौजूद है कि जिस तरह से ईरान और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एक ही दिन में बताया जा रहा है कि 12,000 जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी वापसी हुई है। दुनिया भर में 60 लाख अफ़गान मुहाजिरीन आबाद हैं। इस किस्म की कार्रवाइयाँ करके ऑब्वियसली जो दुनिया के दीगर हिस्सों में अफ़गान मुहाजिरीन आबाद हैं उनके लिए भी बहुत बड़े मसाइल जो है हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं इनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, उनके साथ प्रोग्राम में मौजूद है रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला मार साहिबा पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की गई और जो ख़ुदकुश हमला करने का एक प्लान था और इस प्लान को हमारे एफसी के जवानों ने, फोर्सेस ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, इस प्लान को नाकाम बनाया, ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नाहिद, थैंक यू वेरी मच। ये आज सिक्योरिटी फोर्सेस एक बार फिर प्रॉक्सी वॉर का निशाना बनी हैं और कोशिश ये की गई थी कि वहाँ एक तकरीब मुनक्किद हो रही थी फेडरल कांस्टेबलरी की जी। और एफसी का हेडक्वार्टर इसलिए भी निशाना बनाया गया क्योंकि एफसी जो है वो एक फोर फ्रंट के तौर पर काम कर रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर फेडरल कांस्टेबलरी और फ्रंटियर कोर, ये दोनों हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा बहुत अहम खिदमत सर अंजाम दे रही हैं पाकिस्तान की बॉर्डर की हिफाजत के लिए भी और पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत के सिलसिले में भी। और आज जब ये निशाना बनाया गया, देखें ये पहले से मालूम था हमारी फोर्सेस को कि यहाँ पर हमला हो सकता है। यही वजह थी कि पूरी तरह से लोग वहाँ पर अलर्ट थे, हमारी फोर्सेस अलर्ट थी और जो ही ये हमला करने की कोशिश की गई इसे फौरी तौर पर नाकाम बनाया गया और तीनों जो दहशतगर्द थे वो उनको जहन्नुम हासिल किया गया। बात यह है कि नाहिद के मई में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग में भारत को जो इबरतनाक शिकस्त हुई है, उसके बाद से आप देखें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें बहुत तेज़ी आ गई है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के शहरी इलाके, पहले तो ये था कि चले बॉर्डर के करीब के इलाके निशाना थे, लेकिन अब शहरों में उनकी प्रॉक्सी जो जंगें चल रही हैं और प्रॉक्सी वॉर चल रही है उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि
آپ یہ دیکھیں کہ ساری یہ کارروائیاں جو ہیں ان کے پیچھے ایک منظم اور مربوط کوششیں ہیں، اور یہ کوششیں جو ہیں سب کو پتہ ہے کہ فتنۃ الخوارج اس میں شامل ہیں یا فتنۃ الہندوستان۔ پاکستان کی جانب سے یہ ابھی جو لاسٹ دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے علاقوں سے ان دہشت گردوں کے اڈوں کا صفایا کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی پاکستان نے پیشکش کی تھی کہ ہم تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن افغانستان کی حکومت، افغانستان میں جو طالبان کی جو بری حکومت ہے وہ اس کام کے لیے تیار نہیں تھی، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہاں جو ہے ناپسندیدہ اور غیر ریاستی عناصر موجود ہیں۔ انہوں نے یہ آفر کی بجائے اس کے کہ وہ اس کا خاتمہ کرتے ہیں، ہمیں یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں اور بسا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کے اڈے موجود ہیں اور یہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر۔ اور اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا اور عالمی برادری پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کی جانب سے اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ یورپی یونین کا کل ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اس نے یہ بات کی ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی کے اڈوں کا خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے بلکہ اس سے پورا خطہ جو ہے غیر مستحکم ہو رہا ہے، اور جب تک یہ جنگ نہیں رکے گی اس وقت تک اس خطے میں امن کا کوئی جو ہے راستہ جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا خود بھی سمجھتی ہے کہ افغانستان سے ان غیر ریاستی عناصر کا اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، اور جتنا جلد یہ خاتمہ ممکن ہوگا اس وقت تک اس سے خطے میں امن اور استحکام کی کوئی صورت نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، یہ جو اب آج کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور داخلی راستے پر ان کو روک لیا گیا ہے، اب سیکیورٹی ایجنسیز کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہمیں بتایا گیا دہشت گردوں کے پاس خود کچھ جیکٹ سے اسلحہ، گولہ بارود تھا، اور جو دھماکے انہوں نے کیے بر وقت کارروائی ہوئی۔ اوبویسلی اللہ پاک نے اس بہت بڑے سانحے سے بچا لیا، اور جو ہماری فورسز نے اس وقت حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے وہ کامیاب ہوئی، لیکن یہ تھریٹس موجود ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جس طرح سے چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں تو اس سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ تھریٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ شکریہ ناہید، آپ بالکل درست کہہ رہی ہے۔ یہ حملہ پشاور کے دل میں کیا گیا، صدر کے بالکل وسط میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، گنجان آباد علاقہ ہے، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دہشت گردوں کے پاس نہ صرف معلومات موجود تھی بلکہ ان کے پاس مقامی سہولت کار بھی ان کی سہولت کاری کر رہے تھے، اس لیے حافظ صاحب نے جو تفصیلات آپ کے سامنے بتائی اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ دن اور مقام کا جو ان کا چناؤ تھا دہشت گردی کے حوالے سے وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو جری سیکیورٹی فورسز ہے انہوں نے اپنی جانوں کا ایک مرتبہ پھر نذرانہ دے کر پشاور شہر اور ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سوچنے کی ہے کہ دہشت گردوں کا یہ حملہ وہی چرخہ ہے جس کو خاموش حمایت حاصل ہے ٹی ٹی اے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بالکل وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتنۃ الخوارج یا جس کو عرف عام میں ٹی ٹی پی بھی کہتے ہیں ان کی ایک کارروائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فتنۃ الہندوستان کا ایک جو پراکسی سپورٹ تھا وہ بھی حاصل تھا۔ یہ تینوں نیکسس پاکستان کی سلامتی کے خلاف سرگرم ہے، اور اس حملے میں بھی ہم نے یہ نوٹ کیا کہ یہ تینوں عوامل مل کے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملہ ور ہوئے تھے، سوچ سمجھ کے آئے تھے، لیکن دوسری جانب چونکہ فیڈرل کانسٹیبلری آلریڈی الرٹ تھی، ہائی الرٹ پہ تھی، پوری پشاور کی سیکیورٹی جو فیڈرل ایجنسیز ہے وہ حرکت میں تھی، وہ ان کی آنکھ اور کان کھلے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم یہی ہوا کہ ہم نے 3
قیمتی جانوں کا نذرانہ تو ضرور پیش کیا، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ویجیلنس نہ ہوتی، یہ بیداری نہ ہوتی، تو یہ دہشت گرد اگر ایف سی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی علاقے میں داخل ہوتے تو جس طرح حافظ صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا کہ وہاں پہ ایک تقریب تھی جو 500-600 لوگوں کی موجودگی، جس میں سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، تو بہت بڑا سانحہ ہونا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے سیکیورٹی فورسز نے جو بیدار مغزی کا اور جواں مردی کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن صوبائی حکومت کو ہم دستبستہ ہو کے خیبر پختونخوا کے عوام، پاکستان کے عوام، ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اپنی سیاست کو فی الوقت ایک سائٹ پہ رکھ کے، صوبہ اور ملک حالت جنگ میں ہے، آپ اڈیالہ پھر بھی آ سکتے ہیں، آپ اپنی لیڈر کی رہائی کے لیے پھر بھی تحریک چلا سکتے ہیں، اپنی سیاست کو پھر بھی چمکا سکتے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، اگر یہ ملک اور یہ صوبہ سلامت نہیں رہے گا، یہاں پہ اگر جنگ ہوگی، یہاں پہ اس قسم کی اگر دہشت گردی ہوگی، تو آپ کس طرح سیاست کریں گے؟ آپ اپنے بانی کو رہا کروا کے کہاں پہ ان کی سیاست کے لیے جگہ بنائیں گے؟ تو یہ وقت ہے یکجا ہونے کا، سیاست ہوتی رہے گی، ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بڑھتے، وہ ساری چیزیں ہماری ہوتی رہیں گی، لیکن اس وقت ہم حالت جنگ میں ہے، دہشت گردی کے خلاف کے سامنے، فتنۃ الخوارج کے سامنے، فتنۃ الہندوستان کے سامنے، ہمیں یکجا ہو کے ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد سیاست کے لیے پوری ایک زندگی رہی ہے، پاکستان سلامت رہے گا انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، آپ کی سیاست بھی رہے گی تا قیامت رہے گی، لیکن فی الوقت آپ کو سیاست کو ایک طرف رکھ کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان ہمیشہ سے دنیا کو خبردار کرتا رہا اور ہم یہ بتاتے رہے ہیں کہ افغانستان میں موجود جو نیٹ ورکس ہیں وہ پاکستان کے لیے کیا پورے اس خطے کے لیے، علاقائی امن کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اب اسی طرح عالمی اداروں کی جانب سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ پاکستان کے اس موقف کی ہی تائید ہے، جس میں یہ خبردار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور افغان دہشت گرد جو ہیں وہ گروہ جو ہیں جعلی دستاویزات استعمال کر کے نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں obviously پاکستان کو اٹیک کر رہی ہیں، ڈائریکٹلی یہ ہٹ کرتی ہیں کہ وہاں پر جب دہشت گردی بڑھ رہی ہے، دہشت گرد گروہ وہ ہندوستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پر، اور وہاں جو موجود ہیں افغانستان کی سرزمین پر، یہ اس وقت فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان مل کر جو ان کا سب سے بڑا اس وقت جو نشانہ ہے وہ پاکستان ہے۔ شکریہ ناہید، جس رپورٹ کا آپ نے ریفرنس دیا ہے اور اس رپورٹ کے اینڈ پر جو آپ نے تبصرہ کیا ہے، یہ تبصرہ دو چیزیں ظاہر کرتی ہیں۔ نمبر ایک کہ اس خطے میں دو فورسز متحرک ہیں، ایک فورس جو ہے ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے ہے، وہ کون سی فورس ہے؟ وہ پاکستان ہے، وہ چین ہے، اور پاکستان کے جو الائز سینٹرل ایشین کنٹریز میں ہیں، یہ فورسز ہیں۔ دوسری فورس جو ہے وہ غربت کے لیے، تباہی کے لیے، جنگ کے لیے اور اس سوسائٹی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس فورس کی قیادت انڈیا کر رہا ہے اور افغانستان کو اس نے اپنا اتحادی بنا دیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے دہشت گردوں کی یعنی ٹولیاں یا بلکہ گروہ کے گروہ پیدا کیے جا رہے ہیں، غول کے غول پیدا کیے جا رہے ہیں، جن کا ذکر اس رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اچھا، اس جنگ میں جو بہت بدقسمتی کی بات ہے، خود ہمارے لیے تو ہے سو ہے، خود ان دو ملکوں کے لیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان دہشت گردی کے اس ناپاک مشن میں اتحادی بن چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس پورے خطے کو انہوں نے بارود کے ڈھیر پہ لا کھڑا کیا ہے، اور جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے وہ افغانستان کے عوام پر کیا ہے جو گزشتہ 50 برس سے حالت جنگ میں ہے۔ ان کو ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، انہیں دلاسا دینے کی ضرورت ہے، لیکن وہاں کی جو طالبان حکومت ہے وہ اس سارے عمل کو پر
यानी मिट्टी का तेल छिड़क के आग दहका रही है। हाँ। और इसमें वो एआनत हासिल कर रही है जो मोदी की नफ़रत फैलाने वाली और तबाही फैलाने वाली हुकूमत से। अब आप ये देखिए कि इस अमल के दौरान में ये क्या हुआ है। पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दों के गौल आ रहे हैं और दुनिया के दीगर हिस्सों में भी कुछ जो वाक़यात मिलते हैं उनका लिंक अफ़गानिस्तान से मिलता है। उसके मुकाबले में काबुल से और दीगर एयरपोर्ट से बम्बई के लिए और बाज़ दीगर इंडिया के शहरों के लिए फ़्लाइट्स जा रही हैं जी। और उसमें क्या है, तिजारत भी होती होगी, तिजारत के नाम पे ज़्यादा होता है ये काम, लेकिन इस अमल में कुछ ऐसा काम भी हो रहा है जो इस दहशतगर्दी के लिए फ्यूल बन रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो भारत का एक नापाक चेहरा है और नापाक अज़ाइम है, वो इस खित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक बन गए हैं। तो ये इस वक्त जो पेशावर में आज वाक़या हुआ है, ये दरअसल इसी गठजोड़ के नतीजे में ये पैदा हुआ। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो आग के यानी जंग के जो बादल हैं वो अगर छट चुके हैं या उनमें कमी पैदा हो गई है तो उनको मज़ीद भड़काया जाए, इस तबाही को मज़ीद, इसका दायरा मज़ीद वसी किया जाए। ये बहुत बदकिस्मती की बात है और कोई दानिशमंद रियासत, उसकी कोई दानिशमंद क़यादत इस अंदाज़ में काम नहीं करती जिस अंदाज़ में मोदी की नस्ल परस्त और नफ़रत अंगेज़ सियासत है। इसी अंदाज़ में जो इनके नए इत्तेहादी पैदा हो रहे हैं, जैसे मैं TTA वगैरह की बात करूँ, TTP भी उन्हीं के है, फितनतुल हिंदुस्तान भी वही है, ख़वारिज भी वही है। तो ये सब इकट्ठे होकर ये काम कर रहे हैं, ये इंसानियत के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कुरान में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है फ़साद फिल अर्ज़। ये फ़साद फिल अर्ज़ के मुर्तकिब हो रहे हैं जिसका ठिकाना आखिरत में भी जहन्नम है और इस दुनिया में भी जहन्नम है। सही। और अगर इस खित्ते के लिए, अपने मुल्क के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए वो खैर चाहते हैं और जिस दीन की वो बात करते हैं, चैम्पियन बनते हैं, उस दीन की तालीमात ये नहीं है। अगर वो दीन के साथ मुखलिस हैं, उनका ईमान दुरुस्त है, तो उन्हें इस दीन की, दीन मुबीन की तालीमात के मुताबिक खैर और भलाई के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा शनीला, ये जो गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने की है कि ये खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गए हैं, लेकिन ये अपने लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन गए हैं। जिस तरह से भारत की प्रॉक्सी बनी हुए हैं, क्या वहाँ पर सिर्फ तजारत बढ़ाने से ही आपके सारे मामलात जो हैं अंदरूनी तौर पर हल हो जाएंगे? दहशतगर्दों के बड़े बड़े ग्रोह वहाँ पर नए ग्रोह बन रहे हैं, तो ये आपके अपने लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब जिस तरह से पहले भी मैंने जिक्र किया था कि अफ़गानिस्तान के ही इदारों के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान से जो अफ़गान महाजरीन जो हैं, ओवरऑल भी हमारी ये पॉलिसी, ईरान की भी यही है, पाकिस्तान की भी, कि जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन आबाद हैं उनको उनके मुल्कों में वापस भेजा जाए। अब इसमें बड़ी तादाद जो है वो अफ़गान महाजरीन की आती है, तो अब ऑब्वियसली उनको वापस भेजा जा रहा है। अब पूरी दुनिया में 60 लाख अफ़गान महाजरीन आबाद हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में। अगर इस किस्म की हरकतें होंगी, अपने ख़ित्ते को आप नुकसान पहुँचाएँगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी एक बड़ा ये मसला है, उनके लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है कि उनको भी अगर वापस भेज दिया जाएगा तो आप ख़ुद डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं अपने मुल्क को, जो कि ऑलरेडी है, उसको मज़ीद आप वो जलते पे तेल छिड़क रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या बस अब कि चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दें? बहुत शुक्रिया नाहिद। नाहिद, बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग उनको ज़रूर होगी, लेकिन जो एक जहनियत होती है, जो आपके नज़रियात होते हैं ना, वो उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। या अभी वो जो उनको लग रहा है कि हम रेंट टेररिज्म वाली, जो मैंने पहले भी बात की थी कि जो एक हम उनको लिया गया हुआ है, ये उसी पॉलिसी पे गामजन रहना चाह रहे हैं कि उसके जरिए हम पैसा कमा रहे हैं, तो उससे वो निकलना नहीं चाह रहे हैं। वरना ये नहीं हो सकता कि जब आप अपने मुल्क के हालात को अंदर देखें कि वहाँ पे इतनी गुर्बत है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका हुआ है, लोग वहाँ से निकल के जाना चाह रहे हैं। हमने देखा था जिस वक्त अमेरिकन इनखला हो रहा था, तो ऐसे लोग जहाज़ों के साथ लटक के अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे थे कि किसी तरह हम यहाँ से निकल के चले जाएं। अभी पाकिस्तान से भी जिन अफगान महाजरीन को निकाला जा रहा होता है या भेजा जा रहा है, तो वो नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। दुनिया के अंदर जो सेटल्ड हो चुके हैं, आप सोचें कि क्या वो उन तरक्की याफ्ता ममालिक को छोड़ के इन बंजर वीरान
और जंग ज़दा इलाके में जाना चाहेंगे? वो आएंगे? नहीं जाना चाहेंगे। जहाँ पे उनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है, जहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, जहाँ पे कोई तालीम नहीं है, जहाँ पे कोई रोजगार के मौके नहीं है। तालिबान हुकूमत मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों नहीं अपनी आवाम का भला सोच रहे। और जो वादे आप दुनिया से करके आए थे, आपने उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। देखें नहीं, दुनिया के साथ तो वादा खिलाफी कर रहे हैं ना, लेकिन आप अपनी अपने आवाम लोगों की के साथ भलाई क्या क्यों करें? नहीं सोचते हाँ। हैं कि आपको सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि कोई हुक्मरान, अच्छा हुक्मरान होता ही वही है जो अपनी आवाम की भलाई सोचता है। वो अपने ऐसी पॉलिसीज बनाता है या अपने दुनिया में ऐसे ताल्लुकात रखने की कोशिश करता है कि जिससे अपनी आवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। लेकिन ये ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ अपना सोच रही है कि हमें जहां से कहीं से जदीद असला मिल जाए, हम मजीद जो है टेररिज्म फैला लें, हमें कहीं से पैसे मिलते जाएं, हमें कोई रेंट पे ले ले। वो ये नहीं सोच रहे कि हम अपने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके या जो दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क के अंदर पनाहें ली, हम उनका खात्मा करके हम दुनिया को अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी के लिए राग़िब करें कि जिसकी वजह से हमारी जो अवाम है उसकी भी सुनी जाए। अब कोई दुनिया में आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की हर रोज एक रिपोर्ट इनके ऊपर आ जाती है कि इनके पास जदीद असला है, इनके पास दहशतगर्द वहां पे ठहरे हुए हैं। तो दुनिया का कौन सा मुल्क इनके साथ तजारत करने के लिए आएगा? इंडिया जो अपने मकसद के लिए इनके पास आता है कि अपने प्रॉक्सी उनको बना के इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो पाकिस्तान को इनको, हाँ। अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करने के लिए वो इनको इस्तेमाल करता है। लेकिन कल को जब काम इनका खत्म हो जाएगा, उन्होंने उठा के उनको दूध में से मक्खी की तरह फेंक देना है। फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? अभी लोग इनको समझा रहे हैं, मास्को फॉर्मेट हो रहा है, या चाइना इनको बता रहा है, या पाकिस्तान भी अफगान भाइयों की मदद के लिए इनको अभी भी मशवरे दे रहा है कि आप ये काम मत करें, हम तो लड़ लेंगे दहशतगर्दों से, हम दहशतगर्दी को खत्म कर लेंगे और हम दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, अपने अवाम को हमने बचाना है। आप अपनी अवाम का तो सोचें। तो अभी तो सब इनको भाईचारे में, इनके अवाम की भलाई में बता रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब दुनिया इनकी दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएगी, फिर ये क्या करेंगे? फिर इनके सर्वाइवल के लिए क्या रहेगा? इंडिया नहीं आएगा इनकी मदद के लिए, वो तो अपनी जान बचाएगा और पीछे हटेगा, क्योंकि उनको क्यों पड़ी है कि पढ़ाई जंग में कूदेगा और अपने ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ खराब करेगा। ये सोचने वाली बात अफगान बुरी हुकूमत की है कि वो क्या चाहते हैं, वो दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं या कल को दहशतगर्द कहलाना पसंद करेंगे सिर्फ। ठीक है, ऑब्वियसली इस पर बात होती भी रहती है और हम करते भी रहते हैं। दहशतगर्दी से जिस तरह से पाकिस्तान इफ़ेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान इससे निमट भी रहा है, पूरी सलाहियत भी रखता है। एक और हमारे पास टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है। कल ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, 12 नशिस्तों पर नून लीग की कामयाबी हमें इसमें नज़र आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 0 पर आउट हो गई है। अब इसमें अवाम की सोच क्या रही? जिन्होंने वोट कास्ट किया उन्होंने किस सोच के तहत वोट दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इस पर भी हम बात करेंगे। और पंजाब में जो नून लीग का क्लीन स्वीप हुआ है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत है पंजाब की, उस पर अवाम का एतमाद मौजूद है, बरकरार है और इस एतमाद में इजाफा हो रहा है। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है और ये क्या मैसेज है अवाम की तरफ से और समझने वाले क्या इसको समझ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और इस वक्त हम ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं जो कल हुआ और नून लीग की बहुत बड़ी कामयाबी हमें इस पे नज़र आई है। हाफिज़ साहब, ओवरऑल आपका एनालिसिस चाहूँगी, ये जो कल इलेक्शन हुआ है और जो बड़ी कामयाबी नज़र आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अवाम की जब हम सोच की बात करते हैं तो अवाम किस सोच के तहत अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चूज़ किया है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये नशिस्तें खाली हुई थी, इस पर हमने देखा कि अब नून लीग ने कामयाबी हासिल कर ली है। ओवरऑल जो है इसमें बड़ा हमें तब्दीली नज़र आई है। इसको क्या हम अवाम की सोच तब्दील हो गई है? उन्होंने जो एहतजाज की सियासत की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसको मुस्तरद कर दिया है? क्या समझा जाए, क्या पैगाम है ये अवाम की तरफ से? देखें नाहिद, ये इंतखाबात जो थे जिनमें कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें थी, इसमें से 12 नशिस्तें पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीती हैं, 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी के पास आई। जी जी बिल्कुल। ये दरअसल 2 फरीकों के दरमियान एक वाज़ेह मुकाबला था। एक जानिब वो लोग थे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए, जिन्होंने पाकिस्तान में मस्बत सियासत के ज़रिए, जिन्होंने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के ज़रिए और अस्करी क़ुव्वत के ज़रिए ये साबित किया कि पाकिस्तान जो है नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तान में अमन
तरक्की और खुशहाली इसका मुकद्दर है। दूसरी जानिब ये वो लोग थे जिन्होंने एहतजाज, तशद्दुद, नफ़रत अंगेज़ी, हिजान अंगेज़ी, उस सियासत को फ़रोग़ देने की बात की। वो पाकिस्तान की हुकूमत को आज भी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहते हैं जनाब काबुल से बात करें आप। जी। तो ये एक वाज़े तौर पर दो रवैयों के ख़िलाफ़ जंग थी और ये मुकाबला था दो अंदाज़े फ़िक्र का, दो सोचों का। और इसमें पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हुकूमत को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कामयाबी अता की है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने बिल्कुल दुरुस्त आज जो उनका एक्सपर्ट ट्वीट आया है उसमें यही कहा है कि ये मरियम नवाज़ की कामयाबी जो है दरअसल हुकूमत की परफॉर्मेंस की कामयाबी है कि उन्होंने पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर पंजाब का जो मुकदमा और पंजाब के अवाम को जो सहूलतें फ़राहम की हैं मुख्तलिफ़ शोबों में। देखिए कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से इस्लाहात जो हैं वो नाफिज नहीं की गई। एक जामे इस्लाहाती एजेंडा मुनज़्ज़म अंदाज से आगे बढ़ाया जा रहा है और ये तरक्की के जो समरात हैं, हमने पहली दफ़ा देखा कि वो सैलाब जिसने पंजाब में तबाही मचाई और तकरीबन पंजाब के 36 में से 29 अजला जो है बुरी तरह मुतासिर हुए। 2 माह में मुकम्मल तौर पर वहाँ पर अमन आ गया। लोगों को 50 लाख लोगों की जो एवोकेशन थी उनको दोबारा बसाया गया और ये कोई मामूली काम नहीं था। उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए और ना ही किसी से गैर मुल्की किसी कुव्वत से उन्होंने इमदाद के लिए कहा। ये सब काम उन्होंने अपने भरोसे पर किया। ये दरअसल बात यही है कि एक जानिब परफॉर्मेंस थी और एक जानिब ऐसा बयानिया था जिसने पाकिस्तान के अवाम को नफ़रत की तरफ ले जाना था। तो पाकिस्तान के अवाम ने एक वाज़ेह फ़ैसला दिया है और ये अंदाज़े फ़िक्र और ये तर्ज़ अमल साबित कर रहा है कि पाकिस्तान के अवाम की सोच और उनका नुक्ता नज़र और उनका अंदाज़े फ़िक्र जो है तब्दील हो रहा है और वो तशद्दुद, नफ़रत और हिजान अंगेज़ी के ख़िलाफ़ पूरी तरह से उनका जो बयानिया था वो बेनकाब हो चुका है। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, कल वाले इलेक्शंस और इनके नताइज आपका क्या तबसरा इस पे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? नाहिद, बैलेट बॉक्स ने वो फैसला सुना दिया है जो सोशल मीडिया पे शोर के अगेंस्ट था। इससे ये बात भी आया हो गई कि सोशल मीडिया पे तूफ़ान बर्पा करना अलग बात है और बैलेट बॉक्स को भरना अलग बात है। मुस्लिम लीग नून के हक़ में बैलेट बॉक्स भरे हैं, ये एक हकीकत है और इससे बढ़ के सियासी मैदान को सियासी मुखालिफिन के लिए खाली नहीं छोड़ा जाता। आपको याद होगा, डॉक्टर साहब को भी वो अयाम याद होंगे, हाफिज़ साहब और शनीला आप सब लोग उसके गवाह होंगे कि 2017 में जब मोहतरमा कलसूम नवाज़ साहिबा अकेली मैदान में रह गई थी तब भी उन्होंने मैदान खाली नहीं छोड़ा और मरियम नवाज़ साहिबा और कलसूम नवाज़ साहिबा ने इलेक्शन लड़ा और जीत कर दिखाया भी। पंजाब में चूँकि पीटीआई को बिल्कुल साफ़ और आया तौर पे अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी तो वहाँ पे मैदान को कई मकामात पे खाली छोड़ दिया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद पीटीआई बाइकाट कर रही है। लेकिन इसी जमात के एक सीनियर रहनुमा जो अपोजिशन लीडर भी रहे हैं और इस पार्टी के करता धरता रहे हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी बीवी को उतारा और अच्छी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा जैसे एक क़दामत पसंद सूबे में खातून मैदान में हमें नज़र आई, शहरनाज साहबा, लेकिन उसको वहाँ पे भी शिकस्त हुई। अब खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम करके सियासत के दायरे को चलने देना चाहिए। अब गिराओ जलाओ 26 नवंबर, 30 नवंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, ये तारीख़ें देना, मुल्क का पायजाम करना, शटर डाउन करना, रोडों को बंद करना, धरने देना, अब इस बात को खुले दिल से तस्लीम करना कि मुस्लिम लीग नून पे पहले भी अवाम का एतमाद था और जो इनका बकिया आयाम जितने भी रहते हैं उसके लिए भी ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ही का अवाम ने चुनाव किया है। लिहाजा अपनी बारी का वो इंतज़ार करे
خدمت کا ایک وتیرہ اختیار کرے، عوام کے دلوں میں جگہ بنائے، سوشل میڈیا سے نکل کے تھوڑا سا حقیقی دنیا میں آئے اور سیاست کرے، جیت کر کے دکھائے، اس ملک کا ایک مرتبہ پھر حکمران بنے، جو اڈیالہ میں قید ہے اس کو نکالے عدالت کے ذریعے، اس کو پھر براجمان کرے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن گراؤ جلاؤ جو ابھی آپ پہلے ڈسکس کر رہی تھی کہ صوبہ اور ملک حالت جنگ میں ہے، اس پہ یہ چیزیں متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر طاقت کا استعمال کرنا پی ٹی آئی کو وہی سوٹ کرتا ہے تو ووٹ اور بیلٹ کے طاقت سے بڑھ کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس میں وہ اپنی کارکردگی دکھائے، ہم بھی ان کو جھک کے سلام کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، سیاسی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون مضبوط ہوئی ہے ان الیکشنز کے بعد، یہ ہم سب نے دیکھا ہے، عوام نے اعتماد کیا ہے ان پر، لیکن عوام نے جو پیغام دیا ہے سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو، وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے اس میں؟ ناہید دیکھیے، دو میدان تھے اس میں، ایک میدان جو شور شرابے والا میدان تھا وہ ہری پور کا میدان تھا، ہاں، اور جو اصل میدان جنگ تھا جس میں بیشتر حلقے واقع تھے وہ پنجاب تھا، چاہے وہ ہری پور کا میدان ہو یا پنجاب کے میدان ہو 12-13، یہ سب کے سب میدان جیسے آپ نے کہا بڑے دلچسپ انداز میں کہ پی ٹی آئی 0 پہ آؤٹ ہو گئی اور مسلم لیگ نون نہایت آسانی کے ساتھ انتخاب جیت لیا، ہری پور میں ہو یا پنجاب کے مختلف اضلاع میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل وہی ہے جو آپ نے بھی کہا، حافظ صاحب نے بھی کہا اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ کارکردگی، خلوص کے ساتھ خدمت اور پروپیگنڈا، ان دو عوامل میں کامیابی خلوص اور خدمت کی ہوتی ہے، تو خلوص اور خدمت کی کامیابی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ پیغام کی بات کہہ رہی ہیں، یعنی اصل میں آپ امپیکٹ کی بات کر رہی ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ پاکستان سیاسی انتشار اور افراتفری کے دور سے نکل جائے گا۔ جو ابھی ذکر ہو رہا تھا نا کہ ابھی شاہ صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ دسمبر میں تاریخ نہ دیں، جنوری کی تاریخ نہ دیں، اور اب آپ اپنی کام کریں اور کام کر کے جیت جائیں، ہم آپ کو سلام کریں گے۔ تو دراصل اب یہ زمانہ بیت گیا، اور اب اگر کوئی ایسی تاریخیں رکھے گا بھی، کوئی نکلنے کی کوشش بھی کرے گا، تو دراصل شرمندگی اس کا مقدر بنے گی۔ تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر انتشار دم توڑے گا تو یقیناً یہ ملک استحکام کی طرف جائے گا، خوشحالی کی طرف جائے گا، اور ہمارے خارجہ تعلقات میں بہتری آئے گی اور ترقی ہوگی، اور وہ جو منزل ہے ہم نے سی پیک کے ذریعے اور داخلی ترقی کے ذریعے اور پاکستان کے مختلف خطوں کو برابر کی سطح پہ ترقی دینے کے لیے جو ہم نے منزل اور اہداف طے کر رکھے ہیں، وہ حصول، ان کے حصول میں آسانی ہوگی، اور میرے خیال میں اب اس کی طرف پیش رفت کا وقت آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اس میں صافی صاحب نے بھی شنیلا ذکر کیا کہ میدان خالی چھوڑ دیا گیا، آج عطا اللہ طارر صاحب بھی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہی بات کی بائیکاٹ کے حوالے سے اور میدان خالی چھوڑنے کے حوالے سے۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ایک جذباتی فیصلہ تھا، اس قسم کے فیصلے پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی کرتی رہتی ہے، کبھی اسمبلیاں توڑ دینا، اور مطلب یہ ہمیں تاریخ بھری بڑی ہے اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ بھی اسی قسم کا ایک فیصلہ کیا گیا۔ ناہید، یہ جذباتی فیصلہ نہیں، یہ سیاسی میچورٹی ہے۔ دیکھیں سیاستدان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی میدان جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑتا۔ آپ کو یاد ہوگا 2002 میں بھی جب یہاں پہ الیکشن ہوئے تھے، بے نظیر محترمہ بے نظیر بھی جلاوطنی میں تھی، نواز شریف صاحب بھی جلاوطنی میں تھے، ان کی پارٹی کو کتنے حصے بکھرے کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود ان دونوں نے اپنی سیاسی جگہ نہیں چھوڑی تھی، میدان میں گئے، لڑے، بہت سے لیڈران جو تھے وہ نواز لیگ کے جیل کے اندر تھے، 17 سیٹیں ان کو ملی لیکن وہ پارلیمنٹ کے اندر رہے، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے، پارلیمنٹ کے اندر جا کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ 2007 کی جب اے پی سی ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ ایک جذباتی فیصلہ ہوا تھا اس وقت کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، کہ جنرل مشرف کے اندر ہوا تھا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے نواز شریف صاحب کو اس بات پہ قائل کیا تھا کہ ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اگر ہم جگہ چھوڑیں گے تو پھر جو غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں وہ آ کے اس کے اوپر قابض ہو جائیں گی۔ اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کے جو آج بانی سربراہ ہیں انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کے اپنے لیے جگہ چھوڑی۔
2018 के इलेक्शन देख लें कि किस तरह के वो इलेक्शन थे, जेल के अंदर थे नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज भी जेल के अंदर थी, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। तो पीटीआई को अपनी सियासी स्पेस इसलिए छोड़ देते हैं कि सियासी इमेच्योरिटी है। एक तो वो सियासतदानों के साथ नहीं बैठते हैं, कभी वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते हैं, कभी वो अवामी किसी पॉलिसी के ऊपर इकट्ठे नहीं होते हैं। अगर वो वजीर आज़म भी थे बानी पीटीआई और उनको ओपोजिशन लीडर कहते थे कि हम मिसाक मेशत करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ बैठ के पॉलिसीज डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, वो नहीं इस बात को मानते थे। अब वो चले गए हैं ओपोजिशन के अंदर, तो अब वही इंतशार की पॉलिसी है, वही धरने की पॉलिसी है, वो एहतजाज की पॉलिसी है, लेकिन हुकूमत बार बार कहती है कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, वो उसकी तरफ नहीं आते। अवाम जो है वो तंग आ जाती है। देखिए आप हर वक्त हालत एहतजाज में नहीं रह सकते हैं। एबटाबाद के ये जो हरीपुर के इलेक्शन थे, उससे पहले मेरी वहाँ काफ़ी मुकामी लोगों से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा था कि जो अवाम है वो अब इस चीज़ के ऊपर तंग आ गई है कि आप सिर्फ एक बंदे का सोच रहे हैं कि हमने उसको निकालना है और उसके लिए आप हर वक्त वफाक के ऊपर चढ़ाइयाँ करें। आप हमारे लिए काम क्यों नहीं करें? सड़कें टूटी हुई हैं, इसको क्यों नहीं बना रहे? हेल्थ का निज़ाम खराब हो रहा है, उसको क्यों नहीं ठीक करें? एजुकेशन का निज़ाम है, उसको क्यों नहीं ठीक करें? अभी भी आप देख लें कि जो अब वज़ीर आला आए हैं, हमें उनकी प्रायोरिटीज़ में अवामी हिदमत कहीं नज़र नहीं आ रही होती। वही एक घिसा पिटा बयानिया चल रहा है कि अडियाला जाना है, जेल को तोड़ना है, वहाँ से उनको निकालना है। जो पंजाब की साइड पे अगर चले जाएं तो देखें जिसके घर पे सोलर लगा है, जिसको लैपटॉप मिला है, जिसको स्कॉलरशिप मिला है, जिनको कर्जे मिले हैं घर बनाने के लिए, जिनको किसान कार्ड मिला है, जिनको हेल्थ कार्ड मिला है, उन्होंने बाहर निकले वोट डाले हैं। NA 129 के अंदर इनको लग रहा था कि सीट मजबूत है तो इन्होंने अपना बावे बंदा खड़ा कर दिया, लेकिन पहले से भी 70,000 वोट कम मिले हैं। हरिपुर में तो देख लिया कि कितनी ज्यादा लीड है। तो वो यही बात है कि अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, इनकी इंतशार और तशद्दुद की पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि अवाम भी तंग आ गई है। अब उनको इस्तेहकाम चाहिए, उनको काम चाहिए और उनको अपने बच्चों का महफूज मुस्तकबिल चाहिए। मतलब एक ही एजेंडा लेकर आप चल रहे हैं। ऑब्वियसली आप हमेशा इस एक एजेंडे पर नहीं चल सकते कि एक ही आपने काम करवाना है। अगर आपने इलेक्शन जीतना है या आपने एहतजाज करना है तो ज़रा थोड़ी सी सियासी तौर पर पॉलिसी भी तब्दील करने की आपको ज़रूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और मौजू हमारे पास मौजूद है, पिछले कुछ दिनों से इस पर हम बात भी हो रही है। हम भी चाहते हैं कि ज़रा इसको मुख्तलिफ हवालों से डिस्कस करें। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस जो तैयारा है वो तबाह हो गया है। आलमी मंडी में भारत की ऑब्वियसली साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। वहाँ तैयारे को भेजने का मकसद मार्केटिंग था, लेकिन वो सारा मामला उलट पड़ गया, एंटी मार्केटिंग हो गई। अब भारत में इस तैयारे को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर में और कोई ऑब्वियसली इसको नहीं ख़रीदेगा। अब इल्ज़ामात चाहे आप कहीं भी धरें, चाहे अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाएं, चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन जो होना था वो हो गया, वो सब ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। अब इसमें ना तो कोई साजिश नज़र आती है, ना इसमें कोई और ऐसे अवामिल नज़र आते हैं कि जिसमें आप कहें कि शायद कोई और शामिल था जिसकी वजह से सारा ये मामला हुआ। भारतीय फ़ज़ाइया हम सब ये जानते हैं कि पहले ही बहरान का शिकार है। अब जो मामला हुआ है उसकी हकीकत असल ये है कि हादसा जो है ये भारतीय दिफाई सनत की टेक्नोलॉजिकल जो इसमें खामियाँ हैं उसकी निशानदही कर रहा है। सुस्त रफ्तार पैदावार, इंजीनियरिंग के मसाइल हैं, इंतज़ामी तौर पर मसाइल मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं तवातुर से हो रही हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। इसी के हवाले से हम ये चाहते हैं कि प्रोग्राम में इस वक्त हम डिस्कस करें कि पाकिस्तान की तरफ से जो उभरता हुआ दिफाई ब्रांड JF-17 थंडर है, उसकी आलमी सतह पर मांग जो है वो बहुत बढ़ गई है, उसमें बहुत इजाफा हो गया है। और इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान को कम्पीट करने की कोशिश करता है, और ख़ास तौर पर इन मामलात में, तो वो हमेशा नाकामी उसका मुकद्दर होती है। जी हाफिज़ साहब, सर आप इस पर दुबई क्या का कहेंगे? एयर शो जो है वो दुनिया भर के दिफाई निज़ाम में दिलचस्पी लेने वाले और दिफाई असलाह ख़रीदने वालों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस रहा है, और दुनिया भर से लोग जो हैं वो वहाँ पर शरीक होते हैं। इस साल हफ्ता रफ्ता की सबसे बड़ी खबर यही थी कि भारत का लड़ाका तैयारा जो दुबई एयर शो के लिए बड़े एहतमाम के साथ लाया गया था वो औंधा गिरा और उसने पायलट जो है वो भी उसमें हलाक हो गया। तो ये देखिए मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी, 4 रोज़ा जंग में जिस तरह से भारत जिस पे इन्हिसार कर रहा था अपने राफेल तैयारों पर, उसके 7 राफेल तैयारों की सदमा अभी तक वो नहीं भूल सका कि उसको ये जंगी तैयारा जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा जान का बना है, सदमा और बदनामी का बाइस पूरी दुनिया में। इसमें यह है कि अब दुनिया के सामने उनके दिफाई निज़ाम का पोल खुल गया है, हाँ। और ये आश्कार हो गया है कि भारत का दिफाई निज़ाम जो है नाकाबिल एतबार निज़ाम है और इंतहाई कमजोर है। ये तैयारा जो है पायलट की गलती भी हो सकती है, टेक्निकल गलती भी हो सकती है, दोनों गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक है, और यही वजह है कि ये तैयारा जो है इनकी अपनी गलती का निशाना बना है। ठीक है जी साफी साहब से।
جی وہ میرے خیال میں زیادہ تر بھارت میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے، کہاں راجہ بوجھ کہاں گنگ تیلی. تو پاکستان کے فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کا کوئی تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا. پاکستان کا فضائیہ تعداد میں کم، مہارت میں زیادہ، نشانہ بازی میں یکتا اور پروفیشنلزم میں عظیم تر ہے. یہی وجہ تھی کہ بھارت نے اس شو میں بہت تیاری کے ساتھ شرکت کی اور JF Thunder 17 کے مقابلے میں تیجس طیارے کو متعارف کرانے کی کوشش کی. لیکن شومئی قسمت بھارت کے لیے کہ وہ ان کا نہ صرف طیارہ اس عالمی معیار کے ایک شو میں زمین بوس ہوا، بلکہ ان کا ایک پائلٹ بھی کام آیا. پاکستان کی لاج اللہ تعالیٰ نے مئی کے مہینے میں بھی رکھی، اس سے پہلے 2019 میں بھی پاکستان کی فضائیہ نے اپنی برتری ثابت کی. تو اس سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اعداد و شمار جو ہے وہ صرف اعداد و شمار ہوتے ہیں. مشین کے پیچھے بیٹھا ہوا اور چلانے والا جو انسان ہوتا ہے اس کا جذبہ اور اس کی نیت ہی سب سے، اور صلاحیت اور قابلیت ہی سب سے اہم ہوتی ہے. مشینیں سب تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے فضائیہ کے مقابلے میں اس خطے میں دوسرا کوئی فضائیہ نہیں ہے. بالکل. اور طیارے تو خرید سکتے ہیں، رافیل تو خرید سکتے ہیں، پائلٹ تو نہیں خرید سکتے نا آپ لڑنے کے لیے. بہرحال ڈاکٹر صاحب، میک ان انڈیا کا خواب جو ہے انڈیا کا، وہ چکناچور ہو گیا اس حادثے کے بعد ایک مرتبہ پھر. یہ تو بالکل ہوا. اصل میں تو صافی صاحب نے جو ابھی نظم کہی ہے، محاورہ نہیں، نظم گراؤنڈ ریالٹی کو نظم بنا دینا، شاعری بنا دینا، یہ اصل کمال ہے. تو انہوں نے انڈیا کی جتنی نالائکی ہے اس کو جتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے وہ ایک نظم سے کم نہیں ہے. تو ایک تو اس پر ان کو خراج تحسین. دوسری بات یہ ہے کہ انڈین فضائیہ کو عالمی میڈیا اڑتے ہوئے تابوت کہا کرتا تھا. تو اس واقعے کے بعد اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ثبت ہو گئی ہے کہ انڈین ڈیفنس انڈسٹری اور حکمران طبقات کس قدر کرپٹ ہیں کہ وہ اپنے ڈیفنس میں بھی کرپشن کرتے ہیں. اور یہ ہم الزام نہیں لگا رہے، یہ خود انڈین ڈیفنس اینالسٹ بلکہ حاضر سرور افسران کی طرف سے کہا گیا. اور ایک رپورٹ یہ بھی موجود ہے کہ ان کے ایک حاضر سروس افسر نے یہ کہا تھا کہ یہ نہ لے کے جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیا گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ قدرت بھی تو انتقام لیتی ہے نا. جو قدرت کے ساتھ خرابی کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، قدرت کے ساتھ انہوں نے امن کو تباہ کر کے بددیانتی کی. قدرت نے ان کا چہرہ بے نقاب کر دیا. ٹھیک ہے جی شنیلا. بات یہ ناہید کہ پاکستان کی فضائیہ کی برتری آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس دبئی ایئر شو میں جو انڈین پائلٹس تھے وہ JF 17 تھنڈر کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے. تو ان کو بھی پتا تھا کہ ہم نے کس سے شکست کھائی ہے اور کون طاقتور ہے، تو وہ اس کے ساتھ جا کے سیلفیاں وہ بنا رہے تھے. اب بھارت جو ہے کوشش تو یہ کر رہا ہے کہ انکوائری میں جو آئے اور اس میں سارا ملبہ جو ہے پائلٹ کے اوپر ڈال دیا جائے تاکہ ہمارا یہ جو انڈیجنس پروجیکٹ ہے اس کی ناکامی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور مارکیٹ میں جس کے شیئر گر گئے وہ کچھ اوپر چلے جائیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں. آپ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ان کی ایک ناکامی تھی، ان کی ایک کرپشن انہوں نے اس کے اندر کی ہوئی تھی، تکنیکی اس میں پرابلمس ہے جس کی وجہ سے جو پائلٹ تھا وہ بھی ایجیکٹ نہیں کر سکا ٹائم کے اوپر. تو پائلٹ بھی اس کے اندر ہلاک ہو گیا. تو یہ جو ان کی کمزوریاں ہیں، جس طرح ان نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم بڑی ایک سپر پاور بن رہے ہیں، ہم دنیا کی چوتھی بڑی دفاعی قوت بن رہے ہیں، تو ہر جگہ پہ قدم قدم کے اوپر ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مئی میں بھی انہوں نے کر لیا اور دبئی کے اندر تو پھر دنیا نے دیکھ لیا نا ان کو. صحیح ہے. اور جتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اتنا ہی آپ زمین بوس ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے اتنی بڑی ذلت مل رہی ہے، اتنی ہی ذلت اور پوری دنیا کے سامنے جو ہے یہ سب چیزیں اب آ رہی ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے تمام پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود رہے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.